मैं अपने घर वापस आ रही थी, मात्र 15 कदम से 16 कदम की दूरी पे मैं अपने घर से थी, तो 2 बाइक पे सवार होके आए। पीछे वाले ने एसिड मुझ पे डाला। मैंने सिर्फ इतना देखा कि डालने वाला कौन है, तो मैं जैसे ही चिल्लाई, लोग तो काफ़ी एकत्र हो गए वहाँ पर, काफ़ी इकट्ठा हो गए, लेकिन हेल्प करने कोई नहीं आ गया है। जबकि वो सब मेरे पड़ोसी जान पहचान के थे, सब देख रहे हैं मुझे, तमाशे की तरह देख रहे हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ गया है। सामान्य बोध में अभी तक ये बात थी कि कम पढ़े लिखे, अधकचरे सामाजिक आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि के युवा एसिड अटैक जैसी असामान्य हरकत करते हैं। पर हाल ही में दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक महिला डॉक्टर पर तेजाब फेंकने की घटना सामने आई है। एक तरफ हम जंतर मंतर पे अपनी तेजाब रोकने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अटैक हो रहे हैं। लोग चाहते हैं कि मार्केट में तेजाब न बिके, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली है कि एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने ही महिला डॉक्टर पर तेजाब फेंकने की सुपारी दी थी। रूस में आरोपी डॉक्टर महिला डॉक्टर के साथ ही पढ़ता था। आरोपी ने शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद ये योजना बनाई थी। इन लोगों से काफी चीजें रिकवर हुई हैं। जो बैग इन्होंने छीना था, उस बैग में जो सामान था वो रिकवर हो गया है। इसके अलावा जिस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करके इन्होंने क्राइम किया था, वो मोटरसाइकिल भी रिकवर हो गई है। वो मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल है। और इसके अलावा उन्होंने जिस सिरिंज का इस्तेमाल करके एसिड फेंका था, वो सिरिंज भी हमने रिकवर कर ली। हमें मतलब कि सपोर्ट करें और दूसरों से जिनके साथ में ये न होने से बचे, एसिड पे बैन लगे। डॉक्टर जैसे पाठ्यक्रम को करने के बाद भी ऐसी हरकत विचलित करने वाली थी, बेचैन करने वाली थी। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति का व्यवहार सामान्य व्यक्ति से अलग होता है। साथ ही ऐसा अपराध करने वालों का कभी न कभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड जरूर होता है। जो एसिड अटैक करता है उसकी मानसिकता इतनी बर्बरतापूर्ण होती है कि वो एक घिनौने तरह की जिंदगी जो है उसके दौर से गुजरता है। ये मेरा मानना है, ये लोग जो हैं ये सोशियोपैथ होते हैं और इनकी प्लानिंग शुरू से होती है। आप देखें इनकी ज़िंदगी में तो एसिड अटैक करने से पहले भी इन्होंने किसी न किसी को किसी तरीके से हार्म पहुंचाया ज़रूर होता है। किसी के ऊपर अटैक करने के लिए आपकी वो मानसिकता, आपकी वो जो अप्रोच है वो एक बिल्कुल साइकोपैथ के तरह है। तो ये जो इंसान है ये पहचान में आ सकता है। आपको अगर आप चाहें तो आप इसको अलग पकड़ सकते हैं। हमने जब ये समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसे कृत्यों की तरफ ले जाने वाले कारक क्या हमारी समाज मनोविज्ञान का हिस्सा हैं? कहां से ऐसे कदमों की जड़ होती है? समाज विज्ञान से हमें कुछ सूत्र मिलते हैं। एक प्रकार की मानसिकता है, खासकर मर्दों में, हक की कि ये मेरा हक है, मेरे संपत्ति पे मेरा हक है, सड़कों पे मेरा हक है। उसी प्रकार एक मानसिकता है कि औरतों पे एक मेरा हक है कि मैं जो कहूँ घर में मेरी पत्नी है वो करे और मेरी माँ है वो करे, मेरी बहन है वो करे। तो एक ये मर्दानगी का बहुत ही बड़ा मुद्दा है इसमें। और फिर शिक्षित अशिक्षित में मैं नहीं समझता कोई खास इसमें कोई उसमें जोड़ है। और तो निजी तौर पे इसे देखा जाए तो ज़्यादातर जो मर्द हैं वो सोचते हैं कि मैं नहीं मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और इसी प्रकार को लड़कों को हमारे समाज में खासकर इनका पाल पोषण इसी से होता है कि मुझे किसी ने नहीं क्यों कैसे कह दिया, और खासकर कि उस औरत की क्या औकात कि मुझे नहीं कह दिया। मर्दानेपन की ये अवधारणा हमारे मनुष्य बनने के रास्ते में रोड़े की तरह आता है। लड़की और लड़के का पालन पोषण अलग अलग तरीके से होता है। लड़की माँ बाप के लिए जिम्मेदारी है,
भाई के लिए जिम्मेदारी है और फिर पति के लिए भी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी ने न उन्हें केवल अतिरिक्त जिम्मेदार बनाया बल्कि रक्षालु भी बना दिया और यहीं लड़कियों को अपने नियंत्रण में करने और रखने का भाव आ जाता है। मर्द सोचते हैं कि मुझे इसने कैसे ठुकरा दिया, आखिर इसकी क्या औकात है। जब तक इसके बारे में ना पढ़ाया जाए कि जेंडर असमानता होती क्या है तो लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे। और जब तक मर्दानगी के बारे में हमें ना सिखाया जाए कि मर्दानगी कैसे बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है, मर्दानगी के क्या अंश हैं, तब मैं नहीं सोचता हूँ कि इस प्रकार के अपराध कम होंगे। तेजाब हमले के बाद एक सर्जरी और दवाइयाँ। एक तरफ आपके तन पर घाव होता है और दूसरी तरफ मन पर। जिंदगी भर इन सब से लड़ना आसान नहीं है। 1 से 1.5 महीना मैं आईसीयू में रही। आईसीयू में कोई चांसेस नहीं थे मेरे बढ़ने के। मैं 55% बंद थी उस टाइम। तो उसके बाद मेरे डैडी ने मुझे नहीं देखा, वो बाहर रोते रहे, मेरे पास नहीं आए। तो नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है कि सीरियस मतलब चांसेस नहीं है बचने के। तो मेरे फादर बस एक ही दुआ बाहर करते रहते थे कि बस कैसे भी सही तो जान बच जाए। देखिए, एक तो आपकी जो सेल्फ इमेज है उससे आपको जूझना पड़ता है। जो खामियाजा आप भुगतती हैं वो आपकी दिनचर्या में आपको भूलने नहीं देता। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दफ़े आप निकल आई उस दौर से तो आप संभल गई। नहीं, आपको रिपीटेड ऑपरेशन से गुजरना होता है। आप जितनी दफ़े अपनी शक्ल देखती हैं शीशे में, आपको वही चीज तो इंसान मर मर के जीता है। आज का समाज ऐसा है कि जहाँ कोई क्राइम करता है, कोई रेप करता है, कोई एसिड अटैक करता है, उसकी शादियाँ हो जाती है, समाज उसे रिहेबिलिटेट करता है। एट द सेम टाइम वही समाज उसी एसिड अटैक सर्वाइवर को बहुत सारे सवाल करता है, उसको आए दिन घुट घुट के जीने को मजबूर करता है। और बहुत रेयर देखा गया है कि उनको समाज को भी रिहेबिलिटेट करता हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हर जगह एक फ्री लीगल एड सोसाइटी है। अगर कोई महिला एसिड अटैक विक्टिम है तो वो महिला या उसके परिवार वाले लीगल एड सोसाइटी को अप्रोच कर सकते हैं और हमारे लॉ में ये प्रोविज़न है, उसे फ्री लीगल एड मिलेगा, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और लीगल एड सोसाइटी उसे फ्री में एडवोकेट देगी जो उसका केस लड़ेगा कोर्ट में और उसको जो भी एडवाइस चाहिए वो देगा। कानूनी खर्चा उसे कोई नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एसिड अटैक के बाद जिंदगी हो नहीं सकती। लक्ष्मी देश में एसिड अटैक की शिकार लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। लक्ष्मी www.stopacidattacks.org के जरिए तेजाब हमलों में पीड़ित लोगों की सहायता कर रही हैं। लक्ष्मी ने मीडिया के जरिए तेजाब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आवेदन पत्र पर 27,000 हस्ताक्षर जुटाए। लक्ष्मी ने अपनी लड़ाई को यही नहीं रोका, बल्कि उन्होंने इंसाफ के लिए देश के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। ये लक्ष्मी का ही प्रयास था कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और राज्यों की सरकारों को तेजाब की बिक्री का बिना देरी के प्रतिबंध लगाना और संसद को तेजाब से हमला करने वालों के खिलाफ कानून बनाने को कहा। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर एसिड अटैक करता है तो अब कानून में बड़े स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। उसे 10 साल तक की पनिशमेंट, 10 साल तो मिनिमम है, 10 साल की मिनिमम पनिशमेंट और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी एक्सटेंड करी जा सकती है। मिनिमम 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, प्लस फाइन भी उसे देना पड़ेगा। फाइन इतना होना चाहिए जो उस महिला की मेडिकल ट्रीटमेंट और एक्सपेंसेस के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। जहां लक्ष्मी ने तेजाब हमले के बाद दूसरों के लिए प्रेरणा का काम आरंभ किया, वहीं गैर सरकारी संगठन छाव के जरिए तेजाब हमले की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने के संघर्ष करने वाले आलोक दीक्षित ने लक्ष्मी की जिंदगी को ही बदल दिया। आलोक दीक्षित कानपुर के रहने वाले हैं और पत्रकार रह चुके हैं। उनकी मुलाकात लक्ष्मी से तेजाब हमलों को रोकने की एक मुहिम के दौरान हुई और फिर उन्हें एक दूसरे से
प्यार हो गया। अब ये दोनों दिल्ली के पास एक इलाके में रहते हैं और अपने छोटे से दफ्तर से मिलकर तेजाब हमलों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उनकी इस मुहिम से तेजाब हमलों की लगभग 50 पीड़ित लोग जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी इस मुहिम का चेहरा है, जो एसिड अटैक की पीड़ितों को मदद और आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। लोग साथ में काम कर रहे थे। एक ऐसा दौर भी था जहाँ पे मतलब हमने बहुत सारा समय साथ गुजारा। लक्ष्मी के अंदर बहुत सारी फाइट, मतलब लक्ष्मी फाइट बैक कर रही थी। लक्ष्मी में ने इतना कुछ झेलने के बाद भी वो बहुत पॉजिटिव है लाइफ को लेकर के, और हर एक काम मतलब जो हम नहीं करना चाहते हैं वो कर सकती हैं। मतलब तो वो जो चीज़ें हैं ना, मतलब मुझे नहीं पता कि और मुझे ऐसा लगता भी है कि सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेहरे की सुंदरता नहीं देखते हैं। तो हम भी शायद उसी कैटेगरी में हैं जहाँ पे हमें चेहरे की सुंदरता के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लक्ष्मी के अंदर सुंदर हैं। तो वो चीज़ें हमें पसंद आई हैं, और ये बिल्कुल क्रांतिकारी कदम नहीं है। समाज में बदलाव संभव है जब समाज अपराध करने वालों को दोषी माने, न कि उस अपराध का शिकार हुए व्यक्ति को। ऐसे रीति रिवाज जो सत्ता के बारे में है, जो कि जिसमें असमानता की बू है, हमें उनके बारे में सोचने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि हमें हरदम ये सिखाया जाता है कि जो भी हमारे रीति रिवाज हैं वो हमारे हैं, और जो भी हमारा है उनके ऊपर कोई सवाल नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल ये सच है कि किसी भी धर्म में असमानता की बातें हैं, लेकिन ये सच नहीं है कि हिंदुस्तान में जो धर्म है उनमें जो असमानता की बातें हैं वो किसी और धर्म से ज़्यादा है। अब सबको जागरूक होना पड़ेगा, एक अवेयरनेस होनी चाहिए। जो रेमेडियल मेजर्स हैं हर कहीं स्कूल में, कॉलेजेस में बताने चाहिए कि अगर एसिड अटैक होता है तो क्या करना चाहिए। सोसाइटी को अवेयर करना पड़ेगा कि अगर वो किसी को देखते हैं, किसी के ऊपर एसिड अटैक हुआ, तो वो सिर्फ देख मूक दर्शक नहीं बने रहे, देखते नहीं रहे, उसे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट्स हैं वो दे। लड़की के परिवार वाले वो इमीडिएटली पुलिस में रिपोर्ट करें, और अगर कोई उनकी जानकारी में ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसा काम किया होगा, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है जो भी ऐसा अपराध करता है वो व्यक्ति जानने वाला ही कोई होता है। जब शरीर के किसी हिस्से पर एसिड गिराया जाता है तो उस हिस्से की त्वचा के टिश्यू नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें पहले जैसा होने में लंबा वक्त लगता है, और कई बार तो वो इस लायक भी नहीं रहते कि फिर से उस अवस्था में लौट सके। एसिड 3 प्रकार का होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये तेजाब इतना घातक होता है कि इससे इंसान की त्वचा के साथ हड्डियां तक भी गल सकती हैं, यानी पीड़ित के लिए दर्दनाक और देखने वालों के लिए असहनीय। ज्यादातर मामलों में पीड़ित की आंख हमेशा के लिए खराब हो जाती है। इसके अलावा सांस के जरिए तेजाब फेफड़ों तक पहुंच गया तो ये जानलेवा हो जाता है। 2 से 3 शुरुआती बड़ी सर्जरी के बाद कई सेकेंडरी सर्जरी करनी पड़ती है, कई बार 30 सर्जरी भी। हर सर्जरी का खर्च 1 से 3 लाख रुपए, लेकिन 3 से 4 साल बाद भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। डिपेंड करता है ना कि कितना डीप बर्न है और कितना सीवियर बर्न है, और कौन कौन से पार्ट्स बॉडी, मतलब फेस, स्पेशली फेस के पार्ट जले हुए हैं। कई बार तो मल्टीपल ऑपरेशंस करने में 2-2, 3-3 साल तक भी लग जाते हैं ऑपरेशंस करने में ठीक करने। और प्राइवेट सेक्टर में तो पैसा काफ़ी लगता है। कोई भी ऑपरेशन करो 40-50 हज़ार रुपये से कोई भी ऑपरेशन करने से कम नहीं लगता। तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो कई लाख रुपए, 4-4, 5-5 लाख रुपए, और कई बार ज़्यादा भी पैसा लग जाता है। झुलसी हुई त्वचा बाकी शरीर में इन्फेक्शन फैलाती है। जले हुए हिस्से पर त्वचा बनने से गांठें उभर आती हैं। कई बार घावों पर नारियल तेल लगा दिया गया, कंबल लपेट दिया गया, जिससे घाव के ठीक होने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है। बर्न के आसपास डेड टिश्यू में इन्फेक्शन फैलता है और यही घाव भरने नहीं देता। इन्फेक्शन हादसे के महीनों बाद भी हो सकता है। ज़्यादातर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है,
ज़्यादातर जो मार्केट में जैसे लोग ज़्यादातर टॉयलेट वगैरह में साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स, वो ज़्यादातर मोस्टली लोगों को ईजीली अवेलेबल है, वो ज़्यादातर होता है। दूसरा है कि कहता है कि कई बार बहुत कंसनट्रेटेड एसिड जो फैक्ट्रीज वगैरह में होते हैं, काफ़ी कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं, उनका क्या होता है इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा डीप इफ़ेक्ट होता है, बहुत डिफॉर्म कर देते हैं फेस को। कई बार तो इसमें 20-20, 25-25 ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, छोटे बड़े ऑपरेशंस करके, और नियर बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल फेस तो नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा बर्न होता है तो। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि भाई किसी तरीके से भी एक प्रेजेंटेबल फेस हो जाए, एक नॉर्मल लुकिंग फेस हो जाए, जिससे कि पेशेंट को फील बहुत ज़्यादा ना हो कि भाई बहुत ज़्यादा ही है। साल दर साल आंकड़ों का बढ़ता जाना या वहीं बने रहना गंभीर चिंता का विषय है। 2010 में जहां 57 मामले दर्ज हुए, वहीं 2011 में ये बढ़कर 77 और 2012 में ये और बढ़कर 83 हो गए। कुछ कानून एसिड बिक्री को लेकर भी बने हैं, जैसे तेजाब खरीदने के लिए फोटो पहचान पत्र का होना, विक्रेता को ग्राहक का पता रखना जरूरी है, अपराधी को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। जिन प्रयोगशालाओं में तेजाब इस्तेमाल होता है, उन्हें भी लाइसेंस लेना होगा और उनके स्टॉक की जांच होगी। जहां सरकारी आंकड़े और पुलिस के आंकड़े हैं, वहीं अगर जमीनी स्तर पर इन आंकड़ों की तह में जांच की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि तेजाब हमलों की 80% शिकार महिलाएं हैं। इसमें भी 40% की उम्र 18 वर्ष से कम है। हमलावर पहचान का ही कोई पुरुष होता है। ज्यादातर हमले शादी, प्रेम संबंध से इनकार के चलते होते हैं। 8% मामलों में ही आरोपी को सजा हो पाती है। हमारे देश में हर साल एसिड अटैक की 1000 घटनाएं होती हैं, जिसमें केवल 150 की ही रिपोर्ट दर्ज हो पाती है। एसिड अटैक की शिकार महिलाओं का कहना है कि आप कानून कितने भी बना लें, पर जब तक हम अपराध की जड़ को खत्म नहीं करेंगे, तब तक इस पर लगाम लगाना कठिन है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने जिससे कि डिसीजन जल्द से जल्द आए। सेकंड, मेडिकल से लेकर कॉस्मेटिक से प्लास्टिक सर्जरी तक सरकार को मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन आती हैं वो बहुत कॉस्टली आती है, सर्जरी बहुत महंगी होती है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो सरकार को करनी चाहिए। आखिर ऐसे हमले करने वालों के दिमाग में कौन सी आपराधिक मनोवृत्ति होती है? इसके बारे में सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये आप और हम जैसे ही लोग होते हैं। केवल एक पल में आई कुंठा को पूरा करने के लिए ऐसा जघन्य अपराध कर डालते हैं। समाज वैज्ञानिक शिक्षा और मनोवृत्ति में बदलाव को जरूरी मानता है। जो विद्यार्थी समाजशास्त्र करते हैं उनके लिए नहीं है, ये सब सबके लिए है। इतिहास पढ़ना और समाजशास्त्र पढ़ना, दार्शनिक शास्त्र पढ़ना सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। और जब तक ये अनिवार्य नहीं होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि सोच बदल सकती है। मैं तो वैसे इंजीनियर चाहता हूँ जो कि इंजीनियर भी हों लेकिन उन्हें समाजशास्त्र भी हों। मैं वैसे आईटी प्रोफेशनल चाहता हूँ जो आईटी प्रोफेशनल भी हों लेकिन वो फिलोसोफर भी हों। और ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी शिक्षा प्रणाली थी। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन हुआ शिक्षा का कि आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको सोशियोलॉजी करना ज़रूरी नहीं है, जब से ये हुआ है तब मैं समझता हूँ कि ये जो नई शिक्षा प्रणाली आई है वो ये बदल सकती है, बदलना ज़रूरी है। पेशेंट को बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा अंदर से, क्योंकि ना जब तक पेशेंट स्ट्रांग नहीं बनेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो फेस, किसी का भी फेस यदि डिसफिगर हो जाता है तो वो उसको लगता है कि भाई अब डिसफिगर हो गया, मैं कैसे सोसाइटी में जाऊंगा, कैसे किसी जॉब पे जाऊंगा, कैसे मार्केट में जाऊंगा। तो इस चीज़ को ही उसके मन से, उसके दिल से निकालना पड़ेगा।
कुछ कर गुजरने की आस में थी मैं, अपनों की मैं रानी परी